हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंकित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं बायोफ्लिक्स यूनिवर्स मोस्ट कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी लेक्चर्स के लिए। सो ऑन टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। जैसा कि हम लोगों ने पिछली लेक्चर में देखा था, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया था और न्यूट्रिशन में हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोगों ने इंट्रो किया था लास्ट वीडियो में। आज हम उसके आगे बात करेंगे, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने इंट्रो किया था, इट वाज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर पाते हैं या कह सकते हैं कि करते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल and second one is associated glands. एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी मीडियम में आहार नाल के नाम से जाना जाता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स को हम लोग सहायक ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारे बॉडी में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट होता है जहां से फूड हम लोग इंटर कराते हैं अपनी बॉडी में। तो द पार्ट या बॉडी पार्ट फ्रॉम विच फूड इंटर्स इनटू द बॉडी एंड द पार्ट फ्रॉम वेयर द वेस्ट मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे शरीर में जहां से भोजन एंट्री करे और जहां से भोजन निकले, इस टोटल ट्रैवलिंग पाथ को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में टोटल पार्ट्स क्या आते हैं? टोटल पार्ट्स स्टार्टिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की माउथ से होती है और माउथ के साथ हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। अब बेटा कभी कभी आप लोगों को जिससे कंफ्यूजन हो सकता है, माउथ आपकी क्या होती है? मुख की ओपनिंग होती है, मतलब जो एंट्री कर रहा है। और बक्कल कैविटी क्या है? अंदर का पूरा पार्ट, जो माउथ के अंदर का पूरा क्या होगा? स्पेस होगा, वो कहलाता है बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी का ही दूसरा नाम हम लोग वेस्टिब्यूल लिखते हैं। ठीक है। सो बेसिकली माउथ क्या है? माउथ जो है वो एंट्री हो गई, अंदर का स्पेस बक्कल कैविटी हो गया या वेस्टिब्यूल हो गया, या फिर इसे हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। हम यहां लिख देते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। सेकेंड वन इज, जो बक्कल कैविटी होती है, इट ओपन्स इनटू द ब्रॉड चैम्बर एंड दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स फिर से एक लंबी ट्यूब में खुलता है, तो फेरिंग्स को इंक्लूड कर लेते हैं साथ में हम ईसोफेगस। ईसोफेगस। देन ईसोफेगस जो होता है वो ट्यूब खुलती है स्टमक में। स्टमक। देन स्टमक के बाद फूड आपका पास ऑन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसके बाद होता है एनस। यहां से बॉडी पार्ट से आपके जो एलिमिनेशन होता है फूड का, वेस्ट मटेरियल का, वो यहां से हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे डाइजेशन में, तो हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स लाइक डिओडिनम, ये थोड़ा सा डार्क कम है, इसको लिख देते हैं डिओडिनम, जेजुनम, एंड इलियम। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेप्स या सेवरल पार्ट्स। और वो लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखेंगे। फर्स्ट सीकम, कोलन,
एंड रेक्टम, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ये तीन पार्ट होते हैं किसमें, आपको मिलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स। आफ्टर दैट फूड पासेस ऑन टू द एनस एंड थ्रू द एनस इट इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम वो ग्रंथियों को, उन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे जिन ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देख, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सबसे पहला मुख में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मुख में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। देन मुख से जब भोजन और पीछे जाएगा तो मुख से कहां जाएगा, माउथ से कहां जाएगा, फेरिंक्स, ईसोफेगस। तो माउथ में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जिनको हम लोग लार ग्रंथियां कहते हैं। फेरिंक्स, ईसोफेगस के बाद में स्टमक पहुंच जाओगे तो स्टमक में आपको मिलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद आपका फूड जो होगा वो डिओडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होगा, तो डिओडिनम में सिक्रीशन होने लगता है पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज का एंड लीवर का। लीवर को हम लोग हिपार के नाम से भी जानते हैं, पैनक्रियाज एंड लीवर। देन लार्ज इंटेस्टाइन में आपको कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं मिलेगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के ही और अंदर बढ़ेंगे तो आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलेंगी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ये हो गई। तो इतनी टोटल ग्लैंड्स आपको पढ़नी है जो कि एसोसिएट करती हैं कहां, बारी बारी से आपके प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। सो नोट डाउन दिस टॉपिक्स और दिस कंटेंट। आफ्टर दैट we are moving on to the next that is the diagram, basically level diagram किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का, because without diagram we cannot understand the process of digestion। डाइजेशन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उसका पूरा का पूरा विवरण, उसके नामांकित चित्र अर्थात लेवल डायग्राम को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने दो पार्ट्स पढ़ लिए, दोनों ही पार्ट्स में आपको एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, बेसिकली इंट्रो जो है वो आपको मैंने रिकैप करा दिया। अब हम चलते हैं डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऊपर से बना लेते हैं इसको। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है मुख से। चलिए ड्रॉ करते हैं, ये हो गया थोड़ा सा छोटो सा ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हम साइड भी बना रहे हैं, साइड व्यू थोड़ा सा, ये नक्को हो गई, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया और ये नेक पोर्शन हो गया, ये अगला है। ठीक, ठीक है, और ये हम ऐसे कर दिए इस तरह से, ये हम यहाँ ऐसे कर देते हैं इस तरह से। अभी क्या है, इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं इधर माउथ से। अंदर का जो पोर्शन होता है ये ओपनिंग हो गई माउथ, अंदर का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। हाँ, ये बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी बैकवर्डली पीछे की साइड एक और चैम्बर में खुलती है, दैट इज कॉल्ड फेरिंक्स। क्या कहेंगे, फेरिंक्स अर्थात ग्रसनी। ये लोकेशन आपकी फेरिंक्स कहलाएगी, ये वाली। ठीक है, ये हो गया फेरिंक्स। ये हो गई आपकी बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी। ये जो फेरिंक्स है ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब में ओपन होता है, दिस इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। इसका मतलब, हाँ आप सही है, एंड दिस मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड ईसोफेगस। क्या कहेंगे बेटा, ईसोफेगस अर्थात ग्रसिका।
ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो है आगे चलकर जे शेप का आपकी पूरी बॉडी में एक ही पार्ट ऐसो है जिसका आकार जे शेप के जैसो है। ठीक है, इस प्रकार से। और जहां से ये जे शेप का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टमक, वैसे इसका नाम है, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ और बताना चाहूंगा। स्टमक तो हम कहेंगे इसमें सबसे फर्स्ट लोकेशन ये है, सेकंड लोकेशन ये है, थर्ड लोकेशन ये है एंड फोर्थ लोकेशन ये है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से सबके नाम लिख देंगे। स्टमक में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पोजीशन को हम कहते हैं कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक। सेकंड जो पार्ट होता है थोड़ा सा उभरा होता है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं फंडस, FUNDUS। थर्ड पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ स्टमक। एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड पाइलोरिक या पाइलोरस, भी आपको कई बुक्स में लिखा मिल जाएगा। तो इसे हम पाइलोरिक स्टमक या पाइलोरस भी बोलते हैं। पाइलोरस लिख दे रहे हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, पाइलोरस। तो टोटल 4 पार्ट्स हैं और ये 4 पार्ट्स जो हैं वो मिल के कहलाएंगे, ये आपस में मिल के कहलाते हैं स्टमक, अर्थात योर टमी टमी। ये हमारा मार्कर बूढ़ा हो गया, हमको लग रहा है, चलने से इनकार कर रहा है, देखना पड़ेगा इसको, अब दिखना नहीं तुम यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल 4 पार्ट हो गए, किसके, स्टमक के हो गए। स्टमक जो होता है मेनली ओपन होता है, जहां से स्टमक खत्म होता है वहीं से ये मुड़ जाता है सी शेप के पार्ट में। किसमें, सी शेप के पार्ट में। एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसे हम सी शेप का पार्ट बोलते हैं। और ये पार्ट जो है ये कहलाता है, कहाँ लिख दूं, इधर लिख दूं, इधर ही लिख देता हूं, सी शेप पार्ट हो गया ये। और इसमें ऐड ऑन कर देता हूं ये, इस तरह से क्वाइल्ड ट्यूब है ये। ठीक है, ये यहां से क्वाइल्ड ट्यूब है, इस तरह से सुपर क्वाइलिंग पाई जाती है इस ट्यूब में, पतली ट्यूब होती है और इस तरह से। तो ये ट्यूब जो है बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड सुपर क्वाइल्ड जेजुनम पार्ट। फर्स्ट वाला होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट डिओडिनम, DUODENUM, डिओडिनम हो गया। सेकंड पार्ट जो है हमारा जेजुनम हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट जो होगा वो इसमें और क्वाइल्ड लास्ट पार्ट होता है, जो कि क्वाइल्ड हो जाएगा इस तरह से। और थर्ड होता है, इसको कहते हैं इलियम, ILIUM। और ये सारे जो पार्ट्स हैं इन सभी को एक साथ मिला के कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपने देखा, मुख से चले, ये अब मुख हो गया, माउथ, MOUTH। इसके बाद बक्कल कैविटी हो गई ये वाली, फिर फेरिंग्स हो गया ये ग्रीन, उसके बाद लॉन्ग ट्यूब हो गई इसोफेगस, वो खुली स्टमक में। स्टमक होता है जे शेप का पाउच। स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 मैंने आपको लिखवा रखे हैं, ये 1 2 3 4। 1 पार्ट पे कार्डियक, 2 पे फंडस, 3 पे बॉडी एंड 4 पे पाइलोरस। इन सभी पार्ट्स को मिला के हम लोग स्टमक बोलते हैं। स्टमक एंड होता है, यानी स्टमक की एंडिंग, और स्टार्टिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसे कहते हैं डिओडिनम। इट इज ओपन्स इनटू सुपर क्वाइल्ड पार्ट जेजुनम, और जेजुनम खुलता है इलियम में। अब इलियम जो होता है, ये इलियम पार्ट क्या करेगा, इलियम पार्ट जो है एक प्रकार के ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा थैलीनुमा भाग, ऐसा थैलीनुमा भाग
जिसकी ओपनिंग एक ही तरफ है, लेकिन इसमें एक साइड में आपको कीड़े जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ये ट्यूब जाती है उसी में खुल जाती है, तो हम इसको इसमें खोल देते हैं। ये आ गई इस तरह से और इसके अंदर से खुल गई। ठीक है, अब ये जो आपका पार्ट है ये एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। इसे हम इस साइड लिख देते हैं, इसे कहते हैं CAECUM, इसे कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। सीकम के बाद ये सीकम जो होता है एक प्रकार का ब्लाइंड सैक प्लांट है, और ये सीकम जो है एक प्रकार से मोटी सी ट्यूब में खुल जाता है, इस तरह से अपने से मोटी ट्यूब में खुल जाता है, और ये ट्यूब चारों तरफ से इस स्ट्रक्चर को घेर लेती है। हम इसको इस तरह बना देते हैं कि ये, और घेरा हुआ भाग जो होता है इस तरह से खुल जाता है लास्ट में। तो ये सीकम है। ये जो गया हुआ पार्ट है कोलन कहलाता है। कोलन जाएगा लेटरल, ये ट्रांसवर्स है, और फिर नीचे नीचे गिरता हुआ कोलन। ठीक है, तो कोलन पार्ट जो, इसको हम थोड़ा सा इधर लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। ये ब्लू वाला पार्ट है। ठीक है, कोलन बीच वाला पार्ट जो होता है वो कोलन कहलाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे कि ये हो गया और नीचे गिरता हुआ कोलन। नंबर, इसको यहां लिख देते हैं COLON। यानी अगर स्टार्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड ये कोलन जो है लास्ट में आके खुलता है ब्रॉड चैम्बर में। इसमें इसे कहते हैं थर्ड रेक्टम, RECTUM। और ये रेक्टम जिस पोर से खुलता है, जहां से हमारे बॉडी पार्ट्स बॉडीज बाहर रिमूव होते हैं, दिस इज कॉल्ड एनस। ठीक है, ये चीज हमें अभी यहाँ पे समझ में आ गई। हम यहाँ पे क्या एड ऑन करने वाले हैं? देखिए, यहां से चल के हमारा टोटल एलिमेंट्री कैनाल तो बन गया, लेकिन एलिमेंट्री आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कब कंप्लीट होगा? जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो कि हमने इसके पहले डिस्कस की, एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी आप इन्वॉल्व कर देंगे। तो हम इसमें ऐड करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कौन कौन सी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगी? एटलीस्ट हम यहाँ की तो दिखा ही सकते हैं। तो यहाँ पे है लीवर, जिसे हम बाइलोब्ड लीवर कहते हैं। लीवर के साथ साथ यहां से ऐड ऑन होते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हम यहां देख लेते हैं इसका डायग्राम। लीवर से निकलती है ट्यूब, और पैनक्रियाज से भी निकलती है ट्यूब। ये पीछे से ट्यूब हमने निकाली, और ये दोनों ही ट्यूब कॉमन हो जाते हैं, कॉमन होके निकाल लेते हैं कहाँ? डिओडिनम पार्ट में जाके एंट्री कर डालती है। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जहां पर आपको लीवर दिखे, वहां पर आपको आसपास में, लीवर के आसपास में कहीं ना कहीं एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहेंगे? गॉल ब्लैडर। इसकी ट्यूब जो है वो लीवर की ट्यूब में ही कनेक्ट रहती है। तो यहां पर अभी हमने एक्स्ट्रा में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इधर आपका हो गया लीवर, देन आपका हो गया ये पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज को भी हम इधर ही लिख देते हैं। पैनक्रियाज, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर, इसको यहीं लिख देता हूं गॉल ब्लैडर। लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये हो गए, यहां हो गए कोलन, सीकम, रेक्टम। ये टोटल पार्ट्स मिला के कहलाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहलाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है।
ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारे, अब हम लोग जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम लोग बात कर लिए, हम लोग क्या करेंगे एक एक करके चीजों के बारे में बात करेंगे। जो हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं यानी सहायक ग्रंथियां हैं, ये किस प्रकार से वर्क करती हैं और ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। माउथ से फूड पास होता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आपका चला जाएगा इसोफेगस में, इसोफेगस से आपके स्टमक में, स्टमक से डिओडिनम में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, फिर जेजुनम में, जेजुनम से फिर इलियम में, इलियम से सीकम, कोलन और रेक्टम, देन एनस से बाहर चला जाएगा। तो ये होता है फूड का डाइजेस्टिव पार्ट, या कह सकते हैं ये होता है फूड का डाइजेस्टिव एक प्रकार का ट्रैवल। ठीक है, तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए और इसके आगे हम लोग अभी बात करते हैं कि डाइजेशन में हम लोग आगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स को कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल के बाद अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका हाफ नेक्स्ट पार्ट है। इन दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, हमारे मुख में सलाइवा को प्रोड्यूस करने वाली अर्थात लार को बनाने वाली ग्रंथियां हैं या फिर ग्लैंड्स हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स टोटल हमारे माउथ में इनकी संख्या पाई जाती है 3 पेयर्स, टोटल 3 पेयर्स यानी 3 जोड़ी होती हैं। 1 ऑन आइदर साइड, मतलब एक इस साइड होगी जोड़ी में से तो एक इस साइड होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 ऑन आइदर साइड। आइदर साइड मतलब हुआ कि एक साइड में और दूसरे साइड में, आइदर साइड, 1 ऑन आइदर साइड। तो फर्स्ट पहला जो हमारा प्रायोरिटी हो गई, पहला पॉइंट हो गया 1, 3 पेयर्स 1 ऑन आइदर साइड, 3 जोड़ी होती हैं, एक साइड में, दूसरे साइड में। नंबर 2, दूसरे की हम बात करते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है, रिलेटेड विद, ये किस बात से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, अर्थात हमारे मुख में लार के उत्पादन के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। लार का जो यानी सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पीएच वैल्यू मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई भी चीज कितना ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है, इसका निर्धारण, इसका डिटर्मिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू 7 से कुछ कम होती है, 6.8 के आसपास, ये जो कहलाती है 6.8 पीएच वैल्यू। ये जो पीएच वैल्यू है ये स्लाइटली एसिडिक अर्थात थोड़ा सा एसिडिक मटेरियल होगा। तो हम लोग सलाइवा के बारे में बात करेंगे, रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, मतलब सलाइवा बनेगा और पीएच वैल्यू कितनी होगी, 6.8 पीएच वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो सलाइवा बन रहा है, अब सलाइवा में हम यहां तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा में क्या पाया जाता है बेटा, सलाइवा में पाया जाता है मुख्य रूप से 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि लाइसोसोम में भी पाया जाता था। क्लास 9th में आप पढ़ते थे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम की जो डिस्कवरी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वही थे जिन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम की खोज की थी। दूसरा जो एंजाइम है उसे हम कहते हैं टाइलिन, PTYALINE, जिसमें से P साइलेंट है, और टाइलिन को ही हम लोग केमिकली कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या कहेंगे, सलाइवरी एमाइलेज। तो जिन बच्चों को एमाइलेज का मतलब नहीं पता है, मैं बता दूं, एमाइलम जो है वो हम लोग स्टार्च को बोलते हैं। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है और एज वर्ड जो होता है वो एंजाइम की नोमेनक्लेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात सलाइवरी एमाइलेज मतलब सलाइवा में मौजूद एमाइलम यानी स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। इसका मतलब ये है, फ्रॉम दिस वर्ड वी कैन conclude that there will be digestion of saliva from the mouth, यानी कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द माउथ में ही डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रारंभ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 पेयर जो हमारे ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, इनके नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट जो है वो हम कहेंगे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखते हैं। सबसे पहली है पैरोटिड,
सबसे पहली जो ग्लैंड है उसे कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। नंबर टू होती है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। एंड नंबर थ्री सब लिंगुअल। तो ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये मिडिल है और ये सबसे छोटी है। लोकेशन की बात हम कर लें तो ये जो है जो पैरोटिड ग्लैंड है, दीज आर प्रेजेंट कहां पर प्रेजेंट होती हैं? एट द जॉइंट ऑफ बोथ जॉ, दोनों ही जबड़ों के जॉइंट पर, यानी हमारे जबड़े जहां पर दोनों होते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, जो सबसे बड़ी ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है वो कहलाएगी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। यहां की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सब मैंडिबुलर, हमारी ठुड्डी में जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये होती है हमारी सब मैंडिबल जो होता है हम ठुड्डी को बोलते हैं, ठीक। तो एक प्रकार से ये वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन मैंडिबल। तो ये हो जाएगी आपकी प्रेजेंट इन द चिन मतलब होता है ठुड्डी, ठीक है। एंड थर्ड होता है प्रेजेंट बिलो द टंग, प्रेजेंट बिलो द टंग इन द बक्कल कैविटी, ये हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको हम एक एडिशनल नॉलेज देने जा रहे हैं। जब आप पास हो जाते हैं, आप 10th वगैरह पास हो जाते, 10th लेवल पे तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो हम बताना चाहते हैं, लेकिन एडिशनल नॉलेज ये है, जो ये ग्लैंड्स हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब होता है ऐसी ग्लैंड्स विच हैव देयर ओन ट्रांसपोर्टरी पाथ, जिनके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन का एक पाथ यानी ट्यूब होती है। दे आर कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और इन ईच एंड एवरी कंडीशन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स, एंजाइम्स, एक्सेप्ट ऑफ हार्मोन्स। Mainly hormones are synthesized with the help of या from the endocrine glands, ठीक है। तो यहां पर जो है जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड में से ट्यूब निकली होगी जिसको डक्ट कहा जाता है। तो हर एक ग्लैंड का अलग डक्ट होता है और उस डक्ट का एक नाम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम, इसकी डक्ट का नाम होता है स्टेनसंस डक्ट, इसका नाम होता है वार्टन्स डक्ट, इधर इसका नाम होता है डक्ट ऑफ रिवीनस। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है, उसे कहते हैं स्टेनसंस डक्ट। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती हैं उनकी ट्यूब का नाम होता है वार्टन्स डक्ट, एंड सब लिंगुअल जो सबसे छोटी होती हैं उनको कहते हैं डक्ट ऑफ रिवीनस। अपनी मार्किंग के लिए आप कहीं पे याद रखने के लिए लिख लीजिए कि दीज आर लार्जेस्ट ग्लैंड्स, कौन सी? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, एंड सब लिंगुअल आर दी स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। तो आई होप सो कि आपको सलाइवरी ग्लैंड्स की चीजें समझ में आ गई थी। 3 पेयर्स होती हैं, एक साइड में एक होती है, रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है। लाइसोजाइम जो होता है उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, और सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन का दूसरा नाम होता है सिंथेटिक, जो साइंटिफिक नेम होता है वो सलाइवरी एमाइलेज होता है। जो ग्लैंड्स होती है वो 3 होती हैं, 3 पेयर होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स 2 होती हैं, सब मैंडिबुलर 2 होती हैं, और सब लिंगुअल 2 होते हैं, जिसमें से पैरोटिड लार्जेस्ट है, सब मैंडिबुलर मीडियम होती हैं, और सब लिंगुअल स्मॉलेस्ट होगी। दीज आर प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ बोथ जॉ, ये कहां पर प्रेजेंट होती है? जॉ यानी दोनों जबड़ों के बीच में, यानी जो जंक्शन होता है वहां प्रेजेंट होती हैं। सब मैंडिबुलर जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द चिन, वार्टन्स डक्ट, और सब लिंगुअल जो कि आपकी जुबान यानी टंग के नीचे होती हैं, इनकी डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ रिवीनस। नोट कर लिए। फिर
अगली जो ग्लैंड है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि पाई जाती है, गैस्ट्रिक जो वर्ड आता है ये स्टमक के लिए यूज किया जाता है, अर्थात स्टमक की इंटरनल लाइनिंग में जो ग्लैंड पाई जाए वो कहलाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आगे चल के सिक्रीशन करती है गैस्ट्रिक जूस का। तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम स्टडी कर लेंगे टोटली गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर का या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड की संरचना का। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो कुछ आपको इस प्रकार से विलाई के फॉर्म में निकली हुई दिखाई पड़ेगी। एक्चुअल में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो सरफेस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। बेसिकली एपिथेलियम सेल से सारी ग्लैंड्स बनती हैं। इनमें जो है सबसे बाहर की तरफ टोटल याद रखिए, इसमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट जो नेक पार्ट पे पाई जाए उनको कहा जाता है म्यूकस नेक सेल्स। इसके बाद साइड में जो पैरेलल में पाई जाए ये कहलाती हैं पैरिएटल सेल्स, पैरिएटल सेल्स। फिर आती हैं सी सेल्स, सी सेल्स यानी ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। एंड लास्ट में जो बचती हैं ये सी सेल्स हैं, और लास्ट में जो होती हैं ये होती हैं जी सेल कहलाती हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो म्यूकस नेक सेल है, मान लीजिए ये नेक वाले पार्ट पे पाई जा रही है म्यूकस नेक सेल्स। अच्छा, म्यूकस सेल्स जो होती हैं वो वैसे तो पूरे में पाई जाती है लेकिन नेक वाले पार्ट में कुछ ज्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है म्यूकस नेक सेल। फिर आती हैं पैरिएटल सेल्स। पैरिएटल सेल्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके प्रोडक्शन के लिए? HCl के प्रोडक्शन के लिए। पैरिएटल सेल से दो मिनरल्स या दो एलिमेंट्स जो है वो आयनिक फॉर्म में निकलते हैं। फर्स्ट होता है H+ एंड सेकंड होता है Cl-। ये दोनों ही जो H+ और Cl- होते हैं ये जब तक आपस में ऐड ऑन नहीं होते हैं तब तक जो C सेल है, जो ऑक्जेंटिक सेल है, इसके द्वारा निकलता है पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और इसी को हम प्रोपेप्सिन के नाम से भी जानते हैं। और एक और एंजाइम निकलता है रेनिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में कहलाता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। ठीक है। जी सेल्स जो होती हैं ये न्यूरो एंडोक्राइन बिहेवियर की होती हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, these are responsible for secretion of a hormone, gastrin hormone, secretion of a hormone, gastrin hormone। ठीक है। तो याद रखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके जी सेल्स जो बॉटम में पाई जाएंगी, सी सेल्स हैं, ये ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये पैरिएटल सेल्स हैं। पैरिएटल सेल्स क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। म्यूकस नेक सेल जो होती है इनका दूसरा नाम गॉबलेट सेल भी होता है, याद रखिएगा। ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी। सो ओवरऑल आपके जितने भी ये चीजें मिल गई वो सब गैस्ट्रिक जूस बनाएंगी। तो क्या क्या चीजें मिल गई हमको? गॉबलेट सेल से क्या मिलेगा? म्यूकस। पैरिएटल सेल से क्या मिलेगा? HCl। सी सेल यानी ऑक्जेंटिक सेल से क्या मिलेगा? पेप्सिन। इसको हम एक्टिवेटेड फॉर्म में लिख देते हैं, पेप्सिन, देन रेनिन। ठीक है। और ये टोटल जो मिला के कहलाता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ये हो गया आपका म्यूकस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये हो गया आपके गैस्ट्रिक जूस।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ जाती है, ये कहलाती है एक प्रकार से, ये है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहलाएगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, ये स्टार्टिंग में जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं बनी होती है, उस समय गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम कहते हैं गैस्ट्रिक रियुगे। गैस्ट्रिक रियुगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रीमैच्योर फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? गैस्ट्रिक RUGAE, ये गैस्ट्रिक रियुगे। तो ये हो गई हमारी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, इसकी टोटल, क्योंकि HCl मिला हुआ है, इसकी टोटल पीएच वैल्यू 3.5 या 3.8 के आसपास होती है। पीएच इसकी क्या होती है? 3.5। ठीक है, टोटल बेसिकली 4 चीजें होती हैं, जो कि आगे चल के पेप्सिन जो होगा वो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। रेनिन जो मिल्क प्रोटीन होती है उसको कडल करेगा, मतलब उसको जमाएगा। म्यूकस हमारे द्वारा लिए गए फूड को स्टमक में क्या करेगा? कवर करेगा। और HCl जो होता है वो एसिडिक माहौल यानी एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। साथ ही साथ माइक्रोबियल जो ग्रोथ हो रही होती है या माइक्रोब्स जो आए थे, पैथोजन आए होते हैं, उनको क्या करता है? HCl किल करता है, हटाता है। बेसिकली हमारे फूड को जो है प्योर करता है, ताकि हमारे फूड में कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना रह पाए। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है, यानी हमारे अंदर एक प्रकार से इम्यून रिस्पॉन्स भी है HCl का पाया जाना। ठीक है, तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लें। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। इनका एक स्ट्रक्चर आपको ओल्ड एनसीईआरटी में तो मिलता था, नई में भी शायद आ गया है। तो इनका कंबाइंड स्ट्रक्चर मिलता है, जो जिस पर हमें कभी कभी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर आपको देखना है, जिसमें से याद रखेंगे लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज ये तीनों ही हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं, जिसमें से लीवर आपकी बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज आपकी कंपोजिट ग्लैंड कहलाती है। और क्योंकि डक्ट है इसलिए गॉल ब्लैडर भी एक प्रकार से आपका ग्लैंड जैसा बिहेव करता है, लेकिन एक्चुअल में ग्लैंड है नहीं, क्योंकि ये सिक्रेटरी नेचर का नहीं है, केवल सिक्रीट करता है। ये स्टोरेज का हाउस का काम करता है, किसके लिए? लीवर के लिए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर, जैसे मान लीजिए हम ये बना लेते हैं, लीवर एक हमारा बाइलोब्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए हमारा लीवर है और इसमें बाइलोब्ड, मतलब ये लीवर है, इसमें 2 लोब होते हैं। 2 लोब का मतलब होता है 2 पार्ट्स होते हैं। लीवर पर बाहर से एक कवरिंग पाई जाती है, जो 10th में तो आपको ICSE में देखने को मिल जाएगी, CBSE में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे इस पर, फिर भी आप नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है कभी आ जाए। लीवर is enclosed within a thin flexible covering that is called Gleason's capsule. Gleason's capsule, ठीक है। जो लीवर है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो अगर हम लोग बायो में कभी भी डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें लेफ्ट और राइट का डिटर्मिनेशन हमेशा याद रखिए। आप उस डायग्राम में खुद खड़े हो जाइए। तो मैं अगर इस डायग्राम में खुद खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, मैं यही चीज यहां नोट कर दूंगा। क्या ये जो है ये लेफ्ट लीवर का लोब है और ये राइट लीवर का लोब है, यानी लीवर का ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये राइट वाला हिस्सा है। अब देखिए जहां से जो लोब है वहां से एक ट्यूब निकली, ठीक है, इस तरह से, और यहां भी वही चीज कर दीजिए। तो अगर हम कहें तो लीवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हिपार, ठीक है, मतलब लीवर से रिलेटेड हर एक चीज के लिए हम लोग हिपार वर्ड यूज करते हैं। तो ये लीवर के लेफ्ट वाले लोब से निकली हुई डक्ट है, तो इसे कहेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये राइट वाली डक्ट है तो इसे कहेंगे राइट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट।
ठीक है। और ये दोनों बेटा मिलके कॉमन हो जाती है, कॉमन कर दो, इनको मिला के कॉमन कर दो, ये हो गई इस तरह से, ठीक है। तो ये कहलाएगी कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। सामान्य बात है भाई, दोनों को मिला लिया तो कॉमन हो गई हिपैटिक डक्ट, क्योंकि लीवर से तो आ ही रही है, ये लेफ्ट वाली थी ये राइट वाली थी, दोनों मिल गए तो कॉमन हो गई। साथ ही साथ यहां याद रखिए कि यहां पर जो है मौजूद होगा एक ऑर्गन, उस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर ध्यान दीजिएगा, ये गॉल ब्लैडर जो है ये यहाँ पे कुछ तो करने आया है। ये यहाँ से इसकी भी ट्यूब निकली, ये रेड वाली ट्यूब अलग से ले लीजिए आप लोग, ये रेड वाली ट्यूब यहाँ से निकली। तो जो रेड वाली ट्यूब यहाँ से निकली है, अच्छा एक सेकंड में थोड़ा सा इसको सही से बना दूं, ये और ये जो रेड वाली ट्यूब निकली है, ये रेड ट्यूब को हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट, क्योंकि ये बाइल जूस को गॉल ब्लैडर से लेके जाएगी। हम इसको लिख दिए बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट वाली जो ट्यूब है ये आगे जाके इसमें जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद अब ये बना लेगी फिर से कॉमन डक्ट। भाई क्या हुआ, लीवर की दोनों मिली तो लीवर की कॉमन जो है बाइल के साथ मिल गई, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते थे, उसमें आके बाइल डक्ट जुड़ गई। अब हम इस ट्यूब को बोलेंगे कॉमन, तो थी ही, बाइल भी आके जुड़ गई, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में साइड बाय साइड, मतलब एक साइड से कहीं से पैनक्रियाज होता है, और पैनक्रियाज में अंदर ट्यूब पड़ी होती है, ये ट्यूब अंदर पड़ी हुई, ये ट्यूब अंदर पड़ी हुई, ठीक है। बाहर की तरफ इसका 85% पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन नेचर का होता है, जो कि भेजता है किसको? पैनक्रियाटिक जूस को। तो इस ट्यूब का नाम हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये देखो ध्यान से, ये ट्यूब है, ये ट्यूब दोनों का आपस मिला, थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं इसको, चौड़ीकरण कर दिया हम इसका, ये दोनों ट्यूब हो गई। तो इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। और यहां से दोनों ही ट्यूब्स को कॉमन कर लेना काम है, ये हो गई। अब यहाँ पे क्या हो, पैनक्रियाज और लीवर का बाइल जो सब कुछ आपस में आके मिक्स हो गया, तो इसे बोलेंगे हिपैटो, यानी लीवर से पैनक्रियाटिक, अर्थात पैनक्रियाज से निकली हुई डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो भैया ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब आपके डिओडिनम पार्ट में इंटर कर जाती है। इस तरह से आप डिओडिनम पार्ट में, इस तरह से आप डिओडिनम पार्ट में किसका सिक्रेशन पाते हैं? गॉल ब्लैडर लीवर के द्वारा जो जूस बनाया गया है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का। तो ये जो है हम इसके अंदर थोड़ा कर देते हैं, ये ट्यूब आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं डिओडिनम, DUODENUM, ये डिओडिनम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। अब जरा ध्यान से देख लीजिए,
लीवर जो होता है वो बाइल जूस को बनाता है, बाइल जूस को बना के इसके पास खुद के पास रखने के लिए कोई स्थान नहीं, इसलिए गॉल ब्लैडर को सप्लाई कर देता है, भाई मेरे रख ले यार। एट द टाइम ऑफ सिक्रेशन ये इसको इंस्ट्रक्ट करता है, भाई वापस दे दो। तो बाइल डक्ट जो है वो बाइल गॉल ब्लैडर से निकालते हुए बाइल जूस को लाने के लिए है। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलेगा और आके कहां जुड़ जाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट के बाद कॉमन बाइल डक्ट बना लेगा। अब ये जो बाइल जूस है वो एक्चुअल में बनाया गया है लीवर के द्वारा, लेकिन स्टोर था कहां, गॉल ब्लैडर में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस इज सिक्रीटेड फ्रॉम, तो गॉल ब्लैडर, और बाइल जूस इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो लीवर सेल्स। ठीक है, लीवर सेल्स को हम लोग हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ये बाइल जूस जा रहा था उधर से पैंक्रियाज ने अपना जूस दे दिया, पैंक्रियाटिक जूस। अब बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों ही आपस में मिल गए, तो वो कहां चले जाएंगे, डिओडिनम पार्ट में। अब बात आती है यहाँ पर कि ये डायग्राम तो हमने पूरा देख लिया, लेकिन कुछ चीजें और हैं। कुछ चीजें और कैसे, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं बाइल जूस की। बाइल जूस क्या होता है, एक प्रकार का एल्कलाइन जूस होता है। एल्कलाइन जूस कैसा होता है, जो बेसिक नेचर का हो। एल्कलाइन जूस होता है, एल्कलाइन होता है, पीएच वैल्यू जो है वो 8.5 के आसपास या 8.7 के आसपास होती है। इसमें प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स कैसे, जैसे बाइल या बिली रूबिन बोलते हैं, बिली रूबिन या बिली वेरिडिन, बिली वेरिडिन। तो ये बाइल जूस होता है। बाइल जूस एक्चुअल में क्या करता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में छोड़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि स्टमक से आने वाला फूड जो कि HCl, अभी पहले पढ़ा था, स्टमक से आने वाला फूड जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से निकले हुए जूस में मौजूद HCl के द्वारा जो फूड एसिडिक हो चुका है उसको वापस से बेसिक करने का काम किसका होता है, बाइल जूस का। साथ ही साथ जो लाइपेज एंजाइम जो कि पैंक्रियाज छोड़ेगा, वो लाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकता है, इसलिए अब जो फूड पीछे से एसिडिक हुआ चला आ रहा है स्टमक से, उसको क्या होना पड़ेगा, बेसिक नेचर का होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम भैया बाइल जूस हो गया, इधर इधर लिख देते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या मौजूद होता है, देखो कुछ हद तक तो पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, बाकी हल्का फुल्का मात्रा में आपके प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स, जिनके बारे में हम लोग डाइजेशन की जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम वहां पे फिर से डिस्कस करेंगे। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है ये हो गया। पैनक्रियाटिक जूस बेसिकली क्या करेगा, जो भोजन में आपके लिपिड आया है, कार्बोहाइड्रेट आया है, प्रोटीन्स आए हैं, उनको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके आगे डिओडिनम में ट्रांसफर करेगा। तो बाइल जूस का आपको पता चल गया और पैनक्रियाटिक जूस पता चल गया, ये दोनों एक साथ सीक्रेट किए जाते हैं कहाँ, डिओडिनम पार्ट में। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। जहां कहीं भी लगे कि क्लियर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग फिर देखते हैं, इसके आगे हमारे पास बचता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड को पढ़कर फिर हमारे पास आएगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिसका मतलब होगा कि डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में, यानी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की डेट में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था टोटल, वो पूरा इंट्रो खत्म हो जाएगा और सबके बारे में हमको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स में से लास्ट जो कि है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो आपके इंटेस्टाइन में आने वाले फूड को फाइनली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइन की दीवार में पाई जाती है। तो इंटेस्टाइन की दीवार में कैसे पाई जाती है, ये चीज हमको देखने के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंटेस्टाइन का एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं। इंटेस्टाइन का अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो इस तरह से ट्यूब है हमारी इंटेस्टाइन, और अंदर एक नैरो ल्यूमेन है। तो इसी ल्यूमेन में फूड हमारा पास आउट होता रहता है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन कर दें तो क्रॉस सेक्शन हमारा कैसे दिखेगा, ये हम जरा यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, दैट इज सेरोसा। इसे हम सेरोसा कहते हैं, सेरोसा।
जो कि प्रोटेक्टिव एक प्रकार से बाहर से थिन पतली लेयर होती है सेरोसा। आफ्टर दैट एक मस्कुलर लेयर पाई जाती है, यानी सेरोसा के बाद मस्कुलर लेयर पाई जाएगी और इस मस्कुलर लेयर का नाम होता है मस्कुलरिस। मसल्स पाई जाएंगी इसमें, ये हो जाएगी मस्कुलर लेयर। ठीक है, इसे हम कहते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के भी अंदर जब जाएंगे तो ये आ जाएगी, अगली लेयर होती है थोड़ी सी थिक होगी, ज्यादा थिक हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये थिक लेयर ये कहलाती है सब म्यूकोसा। सब का मतलब है पास में और म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा के, ये आ गई सब म्यूकोसा। ठीक है, अर्थात ऐसी लेयर, सब मतलब पास में, म्यूकोसा मतलब है म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, यानी ऐसी लेयर जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है उसके पास में ये सेल, ये लेयर पाई जा रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सब म्यूकोसा। और अंदर सबसे सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है म्यूकोसा लेयर, जो कि एक्चुअल में फोल्ड बनाती है, क्योंकि इसको फूड का एब्जॉर्प्शन करना रहता है, तो ये अंदर फोल्ड बना के रखती है। फोल्ड इसलिए बनाती है ताकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा सके, और सरफेस एरिया को बढ़ाने की वजह से ये अंदर की तरफ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिनको कहते हैं विलाई। इनको कहते हैं विलाई। और इन्हीं विलाई में बीच में, विलाई में बीच में हिस्सा जो होता है, ये बीच में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक सॉरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस देखो ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पे टोटल 4 लेयर हैं। ये वाली विलाई कहाँ पे बन रही है? म्यूकोसा में। यहाँ टोटल 4 लेयर हैं। जो बाहर से देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे ये आती है, सेकंड नंबर पे मस्कुलरिस आती है, थर्ड नंबर पे आपकी सब म्यूकोसा आती है, एंड लास्ट वन इज फोर्थ, जिसे म्यूकोसा कहते हैं। फूड आपका यहाँ पर रहेगा बीच में, इसी में ट्रैवल करता रहता है। ये आपकी बेसिकली हम कह सकते हैं इंटेस्टाइन है, जिसको कि क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है। फूड अंदर चलता रहेगा, ये जो विलाई है ये फूड को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, और इन्हीं के चलते चलते आगे चलने के लिए, फूड को पास होने के लिए, बेसिकली विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए, इन सभी के लिए जो इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स हैं म्यूकोसा वाली लेयर में, इसमें आपको बेसिकली जो इंटेस्टाइन जूस निकलेगा वो इन्हीं सब कामों को करेगा कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, फूड को आगे भागने में यानी पास ऑन होने में मदद करेगा। तो एक व्यक्ति लगभग एक दिन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से देखा जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन से पर डे 1.5 लीटर ऑफ जो इंटेस्टाइनल जूस है वो सीक्रेट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स, ये स्रावित करती है 1.5 लीटर्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस पर डे, इंटेस्टाइनल जूस पर डे। और लार्ज इंटेस्टाइन, इससे आप 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए, नहीं अप्रोक्सीमेटली 400 ml के आसपास, यानी 2 लीटर मान लीजिए उसको टोटल। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो, लार्ज इंटेस्टाइन आप समझ लीजिए, लेकिन उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या निकालती है? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में आपको कुछ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और ये जूस और ये फंक्शन इनके कुछ इस प्रकार से हैं। कैसे फंक्शन है देखिए ध्यान से।
इसको याद करने का एक तरीका है, आप वर्ड लिख लीजिए SMEL और L। चलिए देखते हैं क्या है भाई। ये है S फॉर सुक्रेज, SUCRASE, मतलब शुगर का डाइजेशन करने वाला, सुक्रोज का डाइजेशन करने वाला एंजाइम। ये है माल्टेज, MALTASE, ये है माल्टेज। ई जो है ये कहलाता है इरिप्शन कह सकते हैं, एंटीरोकाइनेज भी कह सकते हैं। हम इसको यहाँ पे एंटीरोकाइनेज लिख रहे हैं, एंटीरोकाइनेज। ये जो एल है इससे होता है लाइपेज, और ये है लैक्टेज। मतलब ये सुक्रेज सुक्रोज का डाइजेशन करेगा, माल्टेज माल्टोज का डाइजेशन करेगा, एंटीरोकाइनेज ये प्रोटीन के बचे हुए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करेगा, लाइपेज लिपिड के फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स और जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करेगा, प्लस छोटा मोटा जो लिपिड का डाइजेशन लास्ट बचा होगा वो कराएगा। लैक्टेज जो होता है वो लैक्टिक एसिड का डाइजेशन कराएगा, या लैक्टेज जो है वो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करके और एब्जॉर्ब कराएगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं, देखो तरीका तो सही है कि आपने इसको पूरा याद कर लिया। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहां मौजूद होंगी? अंदर इंटरनल वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और साथ ही साथ लार्ज में भी मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ का हमारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करेंगी, अप्रोक्सीमेट 1 पर डे में 1.5 लीटर जूस सीक्रेट करती हैं। इसमें क्या बनेगा? सुक्रेज, माल्टेज, एंटीरोकाइनेज, लाइपेज और लैक्टेज। ये एंजाइम्स आपके जो हैं ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं, और जो फूड आपका माउथ से होते हुए अलग अलग केमिकल डाइजेशन के थ्रू गुजरते हुए और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, उसको फर्दर एब्जॉर्प्शन में और फाइनल टच देने में हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यहीं पे रुकेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर हमें आज ये सीखा है कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो भी पार्ट्स हैं वो पार्ट्स किसमें किसमें डिवाइड हैं, किस सीक्वेंस में हैं, प्लस साथ ही साथ यहाँ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा जो दिए गए सीक्रेशंस हैं, ये सब आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आप सभी लोग इनको नोट कर लीजिए, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें जो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं मेरा बेस्ट दूंगा कि मैं आपके सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने परिवार, अपने घर परिवार वालों के साथ खुश होंगे। अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए, और पटाखों से जितनी ज्यादा हो सके दूरी रखिए। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए अगर करना चाहते हैं एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करिए कि जितना भी कम कर सकते हैं। फिलहाल आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, एंजॉयमेंट भी जरूरी है। आप सभी अच्छे से त्योहार मनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय।